हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम बायो प्रोसेस का एक टॉपिक देखेंगे जो कि है मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है बायो प्रोसेस का, जो है ग्रोथ काइनेटिक्स। तो आज हम लोग जो टॉपिक देखने वाले हैं वो है ग्रोथ काइनेटिक्स। इसका डेरिवेशन देखेंगे, इसके फेजेस देखेंगे, ग्रोथ काइनेटिक में कितने फेजेस होते हैं, कुछ इम्पॉर्टेंट फार्मूलाज देखेंगे। तो यही सब आज हम देखने वाले हैं इस प्रेजेंटेशन के अंदर। तो ये जो है, ये ग्राफ जो है, ये है हमारा माइक्रोबियल ग्रोथ कर्व। ये हमारा माइक्रोबियल ग्रोथ कर्व है जो कि प्लॉट किया जाता है log x और टाइम के रेस्पेक्ट में। x एक्सिस पे हम लोग टाइम लेते हैं, y एक्सिस पे हम लोग log लेते हैं। तो इन दोनों के बीच में ये जो है ग्राफ प्लॉट किया जाता है। इस ग्राफ के अंदर 6 फेजेस होते हैं, टोटल 6 फेजेस होते हैं इस ग्राफ के अंदर। लैग फेज, एक्सेलरेशन फेज, लॉग फेज, डिक्लाइन फेज, स्टेशनरी फेज एंड डेथ फेज। इन फेसेस के बारे में हम एक्सप्लेनेशन अच्छे से आगे बात करेंगे। अभी नॉर्मली समझ लेते हैं कौन सा फेस कहाँ होता है। तो सबसे पहले जब आता है वो होता है लैग फेज, फिर आता है एक्सेलरेशन फेज, फिर आता है लॉग फेज, देन डिक्लाइन फेज, देन स्टेशनरी और लास्ट में जो होता है वो डेथ फेज। तो ये 6 फेजेस आते हैं हमारे माइक्रोबियल ग्रोथ कर्व के अंदर। इनके बारे में अब हम लोग आगे एक्सप्लेनेशन में बात करेंगे कि हर फेज में क्या क्या होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं लॉग फेज की, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे लैग फेज की। ये जो लैग फेज है इसके बारे में बात करेंगे। लैग फेज को हम लोग एडेप्टेशन फेज भी बोलते हैं। लैग फेज जो होता है इसको हम एडेप्टेशन फेज भी बोलते हैं, क्योंकि अगर हम देखें तो ये टाइम की जो एक्स एक्सिस है इसके पैरेलल है ऑलमोस्ट। ये जो लैग फेज की लाइन है ये इसके पैरेलल है, मतलब जो सेल की ग्रोथ है यहाँ पर जो x है वो ऑलमोस्ट 0 के इक्वल है। x जो है वो 0 है। तो ये होता है लैग फेज। तो लैग फेज क्या होता है? एडेप्टेशन फेज होता है। इसमें क्या करते हैं, जो माइक्रोब्स होते हैं वो अपने नए एनवायरनमेंट में एडेप्ट करते हैं। कोई सेल नंबर में इंक्रीज नहीं होता, बस सेल का बायोमास इंक्रीज होता है, सेल नंबर में कोई चेंजेस नहीं आता। अब आते हैं एक्सेलरेशन फेज पे। यहाँ हम एक स्पाइक देख रहे हैं कि ये थोड़ा सा ऊपर की साइड जा रहा है ग्राफ। ये ग्राफ ऊपर की साइड इसीलिए जा रहा है क्योंकि यहाँ पे जो है वो सेल की ग्रोथ जो है वो स्टार्ट हो जाती है। सेल डिवाइड होना स्टार्ट कर देते हैं, एक सेल से 2 सेल, 2 सेल से 4 सेल, 4 सेल से 8 सेल। ये जो प्रोसेस है वो एक्सेलरेशन फेज में जो है वो स्टार्ट हो जाता है। इसीलिए जो है इसमें एक स्पाइक सी दिखती है हमको। वही यहाँ लिखा हुआ है कि एक्सेलरेशन फेज जो होता है उसमें सेल्स जो होते हैं सेल की डिवाइडिंग स्टार्ट हो जाती है। इसीलिए जो है ये जो ग्राफ है ये लैग फेज से एक्सेलरेशन फेज की तरफ थोड़ा ऊपर जाने लगता है। अब बात करेंगे लॉग फेज की। तो लॉग फेज जो होता है, लॉग फेज को हम जो होते हैं एक्सपोनेंशियल फेज भी बोलते हैं। एक्सपोनेंशियल फेज इसको इसीलिए बोलते हैं क्योंकि अगर हम ग्राफ में देखें तो जैसे जैसे log x बढ़ रहा है और जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है दोनों के साथ में ये जो लाइन है वो स्ट्रेट लाइन आ रही है, ऑलमोस्ट एक स्ट्रेट लाइन आती है। तो जैसे जैसे log x बढ़ रहा है और टाइम बढ़ रहा है उसके रिस्पेक्ट में ये लाइन बढ़ती जा रही है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन यील्ड कर रही है। जैसे सपोज ये है, ये भी बढ़ रहा है, ये भी बढ़ रहा है, तो ये स्ट्रेट लाइन यील्ड कर रही है। मतलब जितना ये बढ़ रहा है उतना ही ये बढ़ रहा है, तो इसलिए ये लाइन जो है वो स्ट्रेट लाइन आती है। इसीलिए इसको एक्सपोनेंशियल फेज बोलते हैं, लॉग फेज या फिर एक्सपोनेंशियल फेज। लिखा भी हुआ है, सेल नंबर इंक्रीजेस कॉन्स्टेंटली विद टाइम इन यील्डिंग अ स्ट्रेट लाइन। जैसे जैसे सेल नंबर बढ़ रहा है टाइम के साथ में कॉन्स्टेंटली इंक्रीज हो रहा है सेल नंबर, जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे सेल का नंबर बढ़ता जा रहा है। इसीलिए जो है ये वाली जो लाइन है वो स्ट्रेट लाइन आती है ग्राफ के अंदर। इसको हम बोलते हैं लॉग फेज या फिर एक्सपोनेंशियल फेज। अब बात करते हैं डिक्लाइन फेज की। तो डिक्लाइन फेज में क्या होता है, जितना भी न्यूट्रिएंट प्रेजेंट होता है
किसी भी सिस्टम के अंदर जितना भी मीडिया प्रेजेंट होता है वो ख़त्म होने लगता है, क्योंकि सेल ने उसको कंज्यूम करना स्टार्ट कर दिया था। तो धीरे धीरे वो क्या होता है, ख़त्म होना स्टार्ट कर देता है। तो ख़त्म होना स्टार्ट कर देता है तो सेल की ग्रोथ जो है वो डिक्लाइन होने लगती है, सेल की ग्रोथ कम होने लगती है, मतलब नई सेल्स का फॉर्मेशन बहुत कम होने लगता है। यहाँ पर डिक्लाइन फेज में वो चीज़ स्टार्ट हो जाती है। तो वही चीज़ होती है डिक्लाइन फेज के अंदर। डिक्लाइन फेज में ये लिखा हुआ है, सेल ग्रोथ रेट डिक्रीजेस एंड सेल डेथ स्टार्ट। सेल की ग्रोथ जो है वो डिक्रीज हो जाती है और सेल की जो है डेथ जो है इंक्रीज होने लगती है यहाँ पर। अब जैसे ही ये आगे मूव करता है स्टेशनरी फेज की तरफ, तो हम यहाँ देखेंगे ये जो है ये स्ट्रेट लाइन आ रही है। अगर हम इसको देखें तो ये टाइम के रिस्पेक्ट में पैरेलल है। हमने देखा था टाइम के रिस्पेक्ट में यहाँ पे भी लैग फेज में भी पैरेलल था, तो यहाँ क्या था, एक्स की वैल्यू 0 हो गई थी। तो यहाँ पर भी सेम वही चीज़ हो जाएगी, एक्स की वैल्यू 0 हो जाएगी। मतलब क्या है, यहाँ पे कोई भी नया सेल डेवलप तो हो रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, नंबर ऑफ सेल जो नए बन रहे हैं वो इक्वल्स हैं जो नंबर ऑफ सेल डेथ है। अगर हम बात करें तो यहाँ है नंबर ऑफ सेल ग्रोथ इज इक्वल टू नंबर ऑफ सेल डेथ, कि मतलब जितना नया सेल बन रहा है उतने ही सेल की डेथ हो रही है। तो बात तो बराबर हुई, जितना नया बना उतना डेथ हो गया, तो नंबर तो कांस्टेंट रहा। इसीलिए जो है ये स्ट्रेट लाइन आती है यहाँ पर टाइम के पैरेलल में। फिर हमारे पास यहाँ से आ जाता है डेथ फेज। अब यहाँ आ जाता है डेथ फेज। यहाँ पे क्या होता है, सेल डेथ जो है वो इंक्रीज हो जाती है, सेल की जो डेथ है वो इंक्रीज हो जाती है, कोई नया सेल का फॉर्मेशन नहीं होगा, और जितना भी मीडिया प्रेजेंट था, सबस्ट्रेट प्रेजेंट था, वो सब खत्म होने लगता है। और जैसे जैसे वो खत्म होने लगता है सेल की डेथ स्टार्ट हो जाती है, यहाँ पे जो है वो सेल की डेथ इंक्रीज हो जाती है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें स्पेसिफिक ग्रोथ रेट की, तो स्पेसिफिक ग्रोथ रेट यहाँ जो होती है वो 0 से भी कम होती है, मतलब नेगेटिव में चली जाती है, क्योंकि कोई नया सेल का फॉर्मेशन नहीं होता है। तो ये है पूरा ग्रोथ कर्व। अब देखते हैं फेजेस एंड ग्रोथ काइनेटिक्स। वैसे तो देख ही लिए, फेज ग्राफ के थ्रू समझ लिए तो वो ज़्यादा अच्छे से समझ आया होगा, क्योंकि एक पिक्चर के साथ समझने में ज़्यादा इजी होता है इन कंपैरिजन टू थ्योरी, तो वो ज़्यादा समझ आया होगा। तो सबसे पहले देखते हैं लैग फेज। तो लैग फेज हमने बात करी थी, एडेप्टेशन फेज होता है। मतलब यहाँ पे क्या होता है, जो माइक्रोब्स हैं वो अपने सिस्टम के साथ एडेप्ट करते हैं, कोई ग्रोथ नहीं होती है, बस बायोमास में इंक्रीमेंट होता है, रेस्ट कुछ चेंज नहीं होता, कोई सेल की ग्रोथ नहीं होती, इसीलिए इसको बोलते हैं एडेप्टेशन फेज। अब आता है दूसरा एसिलरेशन फेज। एसिलरेशन फेज में क्या होता है, सेल्स की डिवाइडिंग स्टार्ट हो जाती है, 1 से 2 सेल, 2 से 4 सेल बनना स्टार्ट होने लगते हैं। तो यहाँ पे एक एसिलरेशन फेज होता है ये। नेक्स्ट होता है हमारा लॉग और एक्सपोनेंशियल फेज। यहाँ पर सेल की जो ग्रोथ है वो कॉन्स्टेंटली बढ़ती जाती है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इसीलिए क्या हो, इसकी स्ट्रेट लाइन आती है। हमने अभी ग्राफ में भी देखा था, तो ये स्ट्रेट लाइन आती है, इसको बोलते हैं लॉग फेज या एक्सपोनेंशियल फेज। अब बात करेंगे डिक्लाइन फेज की। तो डिक्लाइन फेज में क्या होता है, जो डिक्लाइन फेज में होता है सेल की ग्रोथ रेट डिक्रीज हो जाती है, क्योंकि जितना सबस्ट्रेट है वो कंज्यूम होने लगता है, तो उसकी कमी होने लगती है, डेफिशिएंसी होने लगती है। तो यहाँ पे क्या होता है, सेल ग्रोथ रेट डिक्रीज होने लगती है और सेल मरना स्टार्ट कर देते हैं धीरे धीरे। तो यहाँ पर एक डिक्लाइन आता है ग्राफ में, हमने देखा था ये जो ग्राफ था ऐसा था, कुछ ऐसा स्पाइक आए ये, फिर ये। तो ये जो फेज होता है ये वाला, ये डिक्लाइन फेज होता है। नेक्स्ट स्टेशनरी फेज, ये वाला जो हमने देखा था ये स्टेशनरी फेज होता है। इसमें क्या होता है, जितने नए सेल बनेंगे उतने ही सेल की डेथ हो रही है, तो कुछ ना बना ना कुछ खत्म हुआ, बात वही रही, तो इक्वल रहा, तो इसीलिए ये क्या है, स्ट्रेट लाइन आती है।
टाइम के पैरेलल में है। तो यही यहाँ लिखा हुआ है, द नंबर ऑफ सेल ग्रोथ इज इक्वल टू द नंबर ऑफ सेल डेथ। नेक्स्ट है डेथ फेज। तो डेथ फेज में क्या होता है, कोई सेल की ग्रोथ नहीं होती है और सेल की डेथ जो है वो इंक्रीज हो जाती है, इसीलिए जो होते हैं ये नीचे की साइड झुका हुआ ग्राफ आता है इसका। तो ये थे कुछ फेजेस ग्रोथ काइनेटिक्स के अंदर। अब हम लोग एक डेरिवेशन टाइप में है, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं, 2-3 इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं जो कि याद रखने के लिए हैं, तो इनको देखेंगे। सबसे पहले तो ये इसके लिए कुछ चीज़ें हमको याद रखनी पड़ेगी। सबसे पहले क्या होता है, ये बैच कल्चर के अंदर होता है। बैच कल्चर हमारा क्या होता है, क्लोज सिस्टम होता है। क्लोज सिस्टम हमें पता है, क्लोज सिस्टम जहाँ पर कि कोई इनपुट नहीं होता, कोई आउटपुट नहीं होता, नो इनपुट नो आउटपुट। जो चीज़ उसके अंदर है बस वही चीज़ उसके अंदर रहेगी, अदरवाइज कोई चीज़ हम उसमें बाहर से ऐड नहीं करेंगे, ना ही बीच में से उसमें कुछ नई चीज़ निकालेंगे। जो होगा प्रोसेस के स्टार्ट में होगा और जो वो प्रोडक्ट का हमें रिट्रीव करना है वो प्रोसेस के लास्ट में ही करेंगे। तो ये होता है बैच कल्चर। इसमें क्या होता है, जो हमारा वॉल्यूम होता है वो फिक्स रहता है, कोई वॉल्यूम में चेंज नहीं आता। तो हमको ये चीज़ें याद रखनी पड़ेंगी। अब हम इसकी डेरिवेशन देखते हैं। यहाँ पर कुछ टर्म्स हैं, पहले इनको देख लेते हैं। सबसे पहले एक्स जो है वो हमारा बायोमास का कंसंट्रेशन है, टी जो है वो टाइम है, म्यू जो है वो स्पेसिफिक ग्रोथ रेट है, और एक्स नॉट है ओरिजिनल बायोमास कंसंट्रेशन, और टी डी जो है वो डबलिंग टाइम है। अगर हम स्पेसिफिक ग्रोथ रेट की बात करें तो टाइम के रिस्पेक्ट में कितनी ग्रोथ हो रही है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम कितनी ग्रोथ हो रही है, कितना बायोमास का कंसंट्रेशन में चेंज आ रहा है, उसको बोलते हैं स्पेसिफिक ग्रोथ रेट। तो यहीं से हम देखेंगे, एक्स हमने क्या देखा, बायोमास की कंसंट्रेशन, टी क्या देखा था हम लोगों ने, टाइम। तो ये जो हो जाएगी हमारी, इस पूरे को हम बोलेंगे रेट, इसको हम बोलेंगे रेट, क्योंकि चेंज विद रिस्पेक्ट टू अगर कोई टाइम आता है तो हम उसको बोलते हैं रेट। अब यहाँ पे बायोमास की कंसंट्रेशन में चेंज आएगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इसीलिए हम उसको बोलेंगे रेट। इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं आर एक्स से, आर एक्सिस को हम रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये होगा हमारा रेट। अब हम लिखेंगे इसको डी एक्स अपॉन डी टी इक्वल टू म्यू एक्स। म्यू है हमारा स्पेसिफिक ग्रोथ रेट और एक्स है बायोमास का कंसंट्रेशन। तो ये है डी एक्स अपॉन डी टी इक्वल टू म्यू एक्स। अब इस इक्वेशन को हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। इस इक्वेशन को इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेशन के बाद हम लोगों के पास क्या आएगा, एक्स इक्वल टू एक्स नॉट प्लस ई की पावर म्यू टी। आफ्टर इंटीग्रेशन हम लोगों को ये इक्वेशन जो है वो आएगी। इस इक्वेशन को हम क्या करेंगे, फिर इस इक्वेशन का हम लोग नेचुरल लॉग लेंगे, नेचुरल लॉग लेंगे एल एन एक्स इक्वल टू एल एन एक्स नॉट, और यहाँ पर ई म्यू टी, ई की पावर म्यू टी की जगह पे हो जाएगा म्यू टी। यहाँ पर एक चीज़ और याद रखने के लिए है, ये नॉर्मल लॉग नहीं है, ये पूरा नेचुरल लॉग है। एल एन, हम लोग यहाँ पर एल एन की बात कर रहे हैं, ना कि लॉग की बात कर रहे हैं। तो ये चीज़ याद रखने वाली है कि यहाँ पे हम लोग नेचुरल लॉग की बात कर रहे हैं, लॉग की बात नहीं कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा एल एन एक्स इक्वल टू एल एन एक्स नॉट प्लस म्यू टी। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो ये सिंपली हो जाएगा, एक्स नॉट को इधर ले जाएंगे तो ये डिवाइड में चला जाएगा, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा एल एन एक्स अपॉन एक्स नॉट इक्वल टू म्यू टी। ये फॉर्मूला याद रखने के लिए इस फॉर्मूले से हम रेस्ट सारे फॉर्मूलेस को डिराइव कर सकते हैं। तो यही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, न्यूमेरिकल्स में भी यही फॉर्मूला यूजफुल है, इसके थ्रू हम सारे फॉर्मूलाज को जो है वो ड्राइव कर सकते हैं। तो ये एक इक्वेशन आई। अब हमको क्या करना है, हमको डबलिंग टाइम के लिए फॉर्मूला निकालना है। डबलिंग टाइम क्या होता है, डबलिंग टाइम वो टाइम होता है जिस टाइम में माइक्रोब जो है वो 1 से 2 बनता है, उस टाइम को हम लोग डबलिंग टाइम बोलते हैं, कि उस पर्टिकुलर टाइम में जो है वो माइक्रोब जो है वो 1 से 2 हो रहा है, तो उस टाइम पीरियड को बोलते हैं हम लोग डबलिंग टाइम।
तो डबलिंग टाइम की बात करें तो हमारे पास क्या था, सबसे पहले x था, तो डबलिंग टाइम है तो नंबर भी डबल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2x0। अब अगर हम x को यहाँ 2x0 से रिप्लेस कर दें तो हमारे पास कुछ ऐसी इक्वेशन आ जाएगी, ln 2x0 अपॉन x0 इक्वल्स टू म्यू, और टी डी, यहाँ पे टी डी हो गया, यहाँ पे टी था, यहाँ पे टी डी रिप्रेजेंट कर रहा है डबलिंग टाइम को। तो यहाँ पे अगर हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो x0 से जो x0 है वो कट जाएगा, हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी ln 2 इक्वल्स टू म्यू टी डी। अगर इसको और सिंप्लीफाई करते हैं तो डबलिंग टाइम के लिए इक्वेशन निकल के आती है ln 2 अपॉन म्यू, और ln log 2 की वैल्यू होती है, नेचुरल log 2 की वैल्यू होती है 0.693 अपॉन म्यू। तो ये फॉर्मूला निकल के आता है डबलिंग टाइम के लिए कि डबलिंग टाइम इज इक्वल्स टू 0.693 अपॉन म्यू। तो ये कुछ फॉर्मूलाज हैं, एक ये वाला फॉर्मूला और एक ये वाला फॉर्मूला जो कि याद रखने के लिए है, और ये न्यूमेरिकल में बहुत हेल्पफुल होगा, तो इनको याद रख सकते हैं, जिससे कि न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में आसानी होगी। हमको ये पूरा डेरिवेशन करके नहीं देखना पड़ेगा उस टाइम पे, तो ये पूरा न्यूमेरिकल जो अगर हम करेंगे तो उसमें हम इस फॉर्मूले के थ्रू जो है वो इक्वेशंस को निकाल सकते हैं। तो यही हमने ये कुछ बात करी थी। x जो है वो बायोमास की कंसंट्रेशन है जिसकी यूनिट होती है मिलीग्राम पर ml। टाइम जो होता है वो आवर्स में होता है, और स्पेसिफिक ग्रोथ रेट हमने बात करी थी, स्पेसिफिक ग्रोथ रेट की यूनिट होती है आर इनवर्स। आर इनवर्स जो है वो यूनिट होती है स्पेसिफिक ग्रोथ रेट की। हमने x0 बात करी थी, तो x0 था ओरिजिनल बायोमास कंसंट्रेशन, और टी जो था वो डबलिंग टाइम, इसकी भी यूनिट आर होती है। अब हम स्पेसिफिक ग्रोथ रेट को देखेंगे हर फेज में। हमने 6 फेजेस देखे थे अभी ग्राफ के अंदर, कि जो ग्राफ होता है उसके अंदर 6 फेज होते हैं, तो 6 फेज के अंदर हम स्पेसिफिक ग्रोथ रेट देखेंगे तो हर फेज में क्या कैसे चेंज होता है स्पेसिफिक ग्रोथ रेट। सबसे पहले हमारे पास लेग फेज है, तो लेग फेज हमें पता है क्या होता है, इसमें कोई सेल की ग्रोथ नहीं होती है, तो स्पेसिफिक ग्रोथ रेट क्या होगी, वो इक्वल्स टू 0 होगी, या तो 0 ही होगी या 0 के आसपास होगी, ऑलमोस्ट इक्वल्स टू 0, क्योंकि यहाँ पर सेल ग्रोथ जो होती है बिल्कुल ना के बराबर होती है, तो म्यू इज इक्वल्स टू 0। अब आते हैं एक्सेलरेशन फेज, जो हमारा सेकंड फेज था। यहाँ पे जो होता है सेल ग्रोथ क्या हो, स्टार्ट होना, मतलब सेल ग्रोथ स्टार्ट होने लगती है, सेल ग्रोथ स्टार्ट होने लगती है। तो यहाँ पे क्या होता है, जो म्यू होता है ना, म्यू लेस देन होता है म्यू मैक्स से, म्यू जो लेस होता है म्यू मैक्स से। इसका मतलब क्या हुआ, जो हमारी मैक्सिमम ग्रोथ रेट है म्यू मैक्स, उससे जो म्यू है वो छोटा है, मतलब अभी ग्रोथ स्टार्ट हुई है, मैक्सिमम ग्रोथ अचीव नहीं हुई है, तो वो होता है हमारा एक्सेलरेशन फेज में। नेक्स्ट आता है लॉक फेज। तो लॉक फेज हमने देखा था क्या होता है, इसमें सेल की ग्रोथ कांस्टेंट होती है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब ग्रोथ क्या होती है वो मैक्सिमम होती है। तो यहाँ पे स्पेसिफिक ग्रोथ रेट क्या होगी, वो इक्वल्स टू होगी मैक्सिमम स्पेसिफिक ग्रोथ रेट। तो लॉक फेज के अंदर जो ग्रोथ रेट होती है वो मैक्सिमम होती है, मैक्सिमम स्पेसिफिक ग्रोथ रेट होती है। नेक्स्ट हम आगे मूव करें तो हमारे पास नेक्स्ट फेज आता है डिक्लाइन फेज। तो डिक्लाइन फेज में हमने देखा था सेल की ग्रोथ जो होती है स्लो डाउन हो जाती है, तो फिर वही चीज़ आ गई एक्सेलरेशन फेज वाली, यहाँ पे स्टार्ट होने लगती है, यहाँ पे स्लो डाउन होने लगती है, तो वही चीज़ हो गया कि स्पेसिफिक ग्रोथ रेट जो है वो लेस है मैक्सिमम स्पेसिफिक ग्रोथ रेट से। नेक्स्ट हम मूव करेंगे स्टेशनरी फेज। तो हमने स्टेशनरी फेज देखा था, स्टेशनरी फेज में हमें पता है कि जितने नए सेल्स बनते हैं उतने ही सेल्स की डेथ होती है, जितने सेल्स बने उतने सेल की डेथ हुई, तो मतलब कोई इंक्रीमेंट नहीं आया, तो स्पेसिफिक ग्रोथ रेट क्या हो गई, 0। अब आते हैं डेथ फेज की। तो डेथ फेज के हमें पता है कोई भी नया सेल नहीं बनता है, और बल्कि उसमें क्या होता है सेल्स की डेथ स्टार्ट हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है डेथ, तो वहाँ पर क्या होता है वो स्पेसिफिक ग्रोथ रेट तो नेगेटिव में ही चली जाएगी, 0 से नीचे ही चली जाएगी। हम देखेंगे लैग फेज और स्टेशनरी फेज जो है उसमें इक्वल टू 0 है। एक्सेलरेशन फेज और डिक्लाइन फेज में क्या है, लेस देन मैक्सिमम स्पेसिफिक ग्रोथ रेट है, और लॉग फेज में क्या होती है, मैक्सिमम होती है। तो ये कुछ स्पेसिफिक ग्रोथ रेट हैं डिफरेंट फेजेस में। किस फेज में स्पेसिफिक ग्रोथ रेट क्या कैसे होती है वो इस टेबल में गिवन है, उनका डिस्क्रिप्शन के साथ में कि किस फेजेस में क्या होता है, ये हमने पीछे भी देखा था। तो यही पूरा टॉपिक था माइक्रोबियल ग्रोथ काइनेटिक्स का।
अगर इस टॉपिक में अगर कोई डाउट है, इस प्रेजेंटेशन से रिलेटेड कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं आप लोग। कमेंट सेक्शन में अपने डाउट को ड्रॉप कर दीजिए, तो उसका आंसर हम लोग दे देंगे। तो यही पूरा टॉपिक था माइक्रोवेव ग्रोथ काइनेटिक्स का। होप आप लोगों को समझ में आया होगा ये पूरा टॉपिक। अगर कोई चीज़ ना समझ में आई हो तो पूछ सकते हैं। बाकी यही पूरा टॉपिक था माइक्रोवेव ग्रोथ काइनेटिक्स के ऊपर। कितने फेजेस होते हैं, कैसे क्या होता है, किस फेज में क्या चीज़ें होती हैं, क्या इसके इम्पोर्टेंट फॉर्मूलाज या फिर डेरिवेशन है। तो यही चीज़ पूरा टॉपिक के रिलेटेड था। तो थैंक यू सो मच। होप आप लोगों को समझ में आया होगा।